हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन आर्किटेक्चर के बारे में। हम बेसिकली देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसका डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट था आर्किटेक्चर के ऊपर, कैसे बिल्डिंग इम्पैक्ट हुआ था विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो मेनली जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये इंडस्ट्री के फील्ड में था। यहाँ पर ये 17 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था तब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे इनका मेन मोटिव जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने का, अभी तक जो लोग काम कर रहे थे वो सारे हाथों से कर रहे थे, विद ह्यूमन काम कर रहे थे अपने हाथों से। कोई मशीन्स के मदद से यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा था, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, किसी भी काम को करने के लिए ऐसा कोई मशीन्स नहीं थी। तो इससे क्या हो रहा था, जो लेबर है वो ज़्यादा लग रही थी और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती थी, या मैन्युफैक्चरिंग करने में जो टाइम था वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ओवरऑल जो वर्क का जो एफिशिएंसी था वो भी कम था। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, मशीन्स हर फील्ड की अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और अलग अलग मशीन्स आई। तो यहाँ पे काफ़ी हेल्प हुआ था उन वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए जो अपने हाथों से वो काम कर रहे थे। तो उनको ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही थी और एफिशिएंसी या प्रोडक्शन भी कम निकल के आ रहा था। तो इन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ था, जैसे कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की ना डिमांड बढ़ गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद। लो फार्म वेजेस, यहाँ पे फार्म वेजेस को भी कम हो गए थे उस टाइम पे, लो फार्म वेजेस हो गए थे। क्यों हो गए थे ये भी हम देख लेंगे। ऐसे मैकेनाइजेशन में भी बेसिकली यहाँ पे मशीन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा था। लोग माइग्रेट कर रहे थे सिटी की तरफ, तो माइग्रेशन टू सिटीज़ ये एक नया इम्पैक्ट है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी ये हम आज अब समझेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मेनली हो क्या रहा था यहाँ पे सिटीज़ के अंदर। तो देखो, स्टार्टिंग विद द मेजर इवेंट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ बहुत बड़े मेजर इन्वेंशंस हुए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्टीम इंजन, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ये मेजर इन्वेंशन था जेम्स वॉट का। 1785 में इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था। तो यहाँ पर एक लोकोमोटिव इंजन था जो कि एज अ ट्रेन इंजन जो सप्लाई कर रहा था गुड्स के लिए, जो भी मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स थे उनको बहुत स्पीडली सप्लाई कर पा रहा था। एक नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो चुका था स्टीम इंजन की मदद से। रेलवेज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था। अब रेलवे को भी एक एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे फैक्ट्री के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे का यहाँ पर यूज़ लिया जा रहा था। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था विद रेलवे की मदद से। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया था और बहुत कम टाइम में अब ट्रांसपोर्ट हो पा रही थी सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टीम बोट का भी यहाँ पे इन्वेंशन हो गया था उस टाइम पर। तो जो अब तक विदाउट इंजन जो बोट्स चल रही थी, अब विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ इंजन, यानी कि स्टीम इंजन की मदद से बोट्स भी चल रही थी। तो वो भी एक टाइप से मशीन्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था और ये भी ज़्यादा जल्दी गुड्स को डिलीवर कर पा रहे थे। ओवरऑल जो सप्लाई चेन है वो स्पीड अप हो गया था, जिससे क्या डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो मशीन्स की वजह से जो टाइम पीरियड है, जो भी किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो अल्टीमेटली यहाँ पर रिड्यूस हो रहा था। एक साथ हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी अल्टीमेटली डिक्रीज़ हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद जो लोगों को दिखे, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे ऐसा उन्होंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका था क्योंकि यहाँ पे स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो गया था। तो जैसे कि लोकोमोटिव के लिए जैसे ट्रेन्स हो गई, राइट, ट्रेन्स एंड रेलवेज़ का डेवलपमेंट हो गया था। इसके साथ क्योंकि अब यहाँ पे शिप्स और बोट के थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था जो सामान जब हम डिलीवर कर रहे थे उस टाइम पर, तो इसीलिए कैनाल्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। जो कैनाल्स थे वो यहाँ पर बनने लगे क्योंकि वाटरवेज सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ। साथ ही साथ रेल रोड का भी यहाँ पे नेटवर्क को इन्होंने बनाना शुरू किया था। रेलवे स्टार्ट हुई थी तो इसीलिए जो रेल और रोड का दोनों का नेटवर्क यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद।
ठीक है। इन्वेंशन इन बिल्डिंग मटेरियल्स, ओवरऑल जब हर फील्ड में इन्वेंशंस हो रहे थे, हर फील्ड में कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, तो आर्किटेक्चर फील्ड में भी बिल्डिंग्स के लिए कुछ नए मटेरियल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि आयरन। आयरन एक बहुत मेजर मटेरियल था जो कि उस टाइम पर आया था बिल्डिंग्स को लेकर। उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी, तो इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल था वो, इसीलिए वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन, तो ये दो टाइप के आयरन है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे थे। कास्ट आयरन बेसिकली एक ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो स्टोन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स यानी 4 टाइम्स रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को एज कम्पेयर टू स्टोन। ठीक है, तो पहले स्टोन यूज़ हो रहा था बिल्डिंग मटेरियल में, तो स्टोन को रिप्लेस कर दिया कास्ट आयरन ने, क्योंकि वो ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, राइट। जैसे और था फिर रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या था, ये 40 टाइम्स रेजिस्ट कर सकता था टेंशन और बेंडिंग को एज कम्पेयर टू स्टोन। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल था, और ये स्टोन से सिर्फ 4 टाइम हैवियर था, यानी कि वो टेंशन और बेंडिंग को 40 टाइम बियर कर सकता था, लेकिन उसका जो वेट है वो सिर्फ 4 टाइम था, और इसको किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में उसको मोल्ड किया जा सकता था। तो ये सारे बेनिफिट्स जब देखने को मिले, तो इसीलिए कास्ट आयरन और रॉट आयरन का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होने लगा बिल्डिंग मटेरियल में। तो ये मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल में हम इसको काउंट करने लगे। तो आयरन हो गया, ग्लास हो गया, राइट, स्टील, कंक्रीट, ये सारे मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स में काउंट होते हैं। ग्लास है, ग्लास भी एक नया मटेरियल बन के आया था। इसको भी बहुत बड़े बड़े साइज़ में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में इसको भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, क्योंकि ये भी बिल्डिंग्स में और जो स्ट्रक्चर में काफ़ी यूज़ हो रहा था उस टाइम पर, और मेनली आज भी होता है, लेकिन उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये सारे नई चेंजेस हमें देखने को मिले थे। जो आर्किटेक्चर है वो अब इस फील्ड में या फिर इस वे में डेवलप हो रहा था, वहाँ पे आयरन और स्टील और ग्लास का ज़्यादातर यूज़ हो रहा था। ट्रेडिशनली स्टोन्स का ज़्यादातर यूज़ होता था, तो यहाँ पे अब स्टोन का जो यूज़ है वो अब कम होने लगा, और आयरन और ग्लास, स्टील का ये सारा यूज़ ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ये ज़्यादा लोड को बियर कर पा रहे थे। तो इसीलिए बिल्डिंग्स जो कम टाइम में बन रही थी और ज़्यादा हाइट की बन रही थी, अब इनका हाइट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये ज़्यादा लोड बियर कर पा रहे थे। स्टोन की बिल्डिंग्स हम ज़्यादा हाइट की नहीं बना सकते थे, लेकिन स्टील की बिल्डिंग्स को ज़्यादा हाइट की बना सकते थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम जब आर्किटेक्चर की बात करते थे, आईफल टावर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है। तो आईफल टावर एक कंप्लीट स्टील का बना हुआ टावर है जो काफ़ी हाइट तक था। ठीक है, तो मैन मेड स्ट्रक्चर वो बहुत हाईएस्ट था एक टाइम पर, तो वो प्योरली स्टील का बना हुआ है। तो ये एक लिमिट को बताता है कि हम कितनी हाइट की लिमिट को भी अचीव कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्टील। मेनली अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वाज इट स्टार्टेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट ही क्यों हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना मेनली ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था, 18th सेंचुरी के आसपास ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। तब वहाँ पे जो वर्कर थे मैनुअली काम किया करते थे, जो लेबर वर्क फोर्स था वो मैनुअल ज़्यादा था, क्योंकि मशीन्स ऑलरेडी वहाँ पर थी नहीं, तो वहाँ पे मैनुअली वर्क फोर्स ज़्यादा था। तो लोग नहीं चाहते थे कि सारा टाइम वो अपना मैनुअल लेबर करते रहें और हाथों से ही पूरा टाइम काम करते रहें, उन्हें रेस्ट भी चाहिए था। ठीक है, एक चीज़ और थी वहाँ पे, जो ब्रिटिश थे वो लगभग 75% जो उनकी इनकम थी वो फार्मिंग से आती थी। तो अपनी इनकम का वो 75% फार्मिंग से लाते थे, लेकिन फार्मिंग के साथ दिक्कत यहाँ पे थी कि वो विंटर में फार्मिंग नहीं किया कर सकते थे, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड होता है, ब्रिटेन के जो लोकेशन है स्नोफॉल होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो फार्मिंग नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने वुल इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। ठीक है, तो शीप को पाला करते थे और वहाँ से वुल को एक्सट्रैक्ट करके उसका क्लॉथ बनाया करते थे, और इसी से उनका एक नया इंडस्ट्री डेवलप हुआ, दैट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री। तो इन चीज़ों को वो मशीन्स के थ्रू करना चाहते थे, क्योंकि वो हाथ में जो मैनुअल वर्क लेबर थी वो ज़्यादा लगती थी। तो इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और मशीन्स का डेवलपमेंट होने की वजह वो हाथ से नहीं करके मशीन्स के थ्रू किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वहाँ पे उस टाइम पे लोगों को स्ट्राइक किया कि अब हम ज़्यादा हाथों से काम नहीं करेंगे, मशीन्स की मदद से हम अपना काम लेंगे और अपना जो काम है वो मशीन्स को करवाएंगे। व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या इफेक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर के ऊपर। तो फार्मर जो अभी तक मैनुअली फील्ड में वर्क किया करते थे, अब वो फील्ड में मैनुअली वर्क ना करके मशीन्स की मदद से वर्क किया करते थे। अगर कोई भी हार्वेस्टिंग है तो मशीन्स के थ्रू वो हार्वेस्टिंग किया करते थे, या सीड सोइंग करना है तो प्लॉइंग करना है फील्ड का, तो सारा काम ये सब मशीन्स के थ्रू होता था। क्योंकि अब मशीन्स एक बहुत कम अमाउंट का लेबर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए मे बी 2 या 3 पीपल चाहिए होते हैं, और बाकी के जो और लोग थे, पहले तो फील्ड में बहुत सारे लोग काम किया करते थे, लेकिन जो और लोग हैं अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी फील्ड पर। अब मोस्टली काम मशीन्स के थ्रू हो रहा था, तो जो बाकी के लेबर थे अब उनके पास कोई वर्क नहीं था, वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, उनके पास कोई काम नहीं था। तो इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर गए, विलेजेस से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर गए, क्योंकि विलेजेस में अब मशीन्स के थ्रू वर्क होने लगा था, तो उनके पास कोई काम नहीं था। तो जॉब्स ढूंढने के लिए वो बड़े शहर्स में माइग्रेट कर गए, जैसे लंदन। तो लंदन का बार बार नाम आता है, तो लंदन में बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए। लेकिन इस पॉइंट में लंदन के साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे आई, उनका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था उस टाइम पर कि वो एकदम बहुत सारे लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, मेनली लंदन सिटी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और लंदन सिटी का इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो इतने सारे लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर पाएँ। उनके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लम्स डेवलप हो गए, लंदन में स्लम्स डेवलप हो गए, क्योंकि प्रॉपर जब रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं है, घर नहीं है लोगों के पास इतना, तो लोग स्लम्स में रहने लगे। तो लंदन के स्लम्स उस टाइम पर अब काफ़ी बेकार हुआ करते थे। स्लम्स तो मेनली हर जगह के बेकार होते थे, लेकिन लंदन में स्लम्स डेवलप होने लगे। क्योंकि स्लम्स डेवलप होने लगे और एक साथ इतने लोग सिटी को यूज़ कर रहे थे, तो प्रॉपर उनके पास सीवेज सिस्टम भी नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। सीवरेज सिस्टम भी इतना प्रॉपर डेवलप नहीं था लंदन का। उस टाइम की बात करिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने लगी, क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था सिटी के अंदर। हर जगह थोड़ी सी गंदगी देखने को मिलती थी लंदन सिटी में। तो जब प्रॉपर सैनिटेशन ना होने के वजह से सिटी में बहुत तरह की बीमारियाँ डेवलप हो गई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम इनिशियल डेज में फेस करने को मिली थे लंदन सिटी के लिए, लेकिन बाद में लंदन को रीऑर्गेनाइज करवाया गया, पूरा लंदन का दोबारा से प्लानिंग करी, और ये सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए फिर से लंदन को डिज़ाइन किया। तो ये सारी प्रॉब्लम ना देखने को मिली थी हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल निकल के आया था, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो निकल के आई थी, लेकिन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल था जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बाहर निकल के आया था। तो आयरन का बहुत मल्टीपल यूज़ किया गया, जैसे कि आयरन के यहाँ पे ब्रिजेस बनाए थे, आयरन ब्रिज, आयरन के रेल रोड स्टेशन बनाए थे, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो उनके लिए स्टेशंस भी बनाने थे, तो रेलवे स्टेशंस भी आयरन के बनने लगे। आयरन का मार्केट प्लेस भी बना लोगों को शॉपिंग करने के लिए। अब देखो ये सारी चीज़ें ना एक साथ में कनेक्टेड है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जो डिमांड थी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ने लगी। जो नॉर्मल गांव में जो लोग काम किया करते थे उनका जॉब वहाँ पे अब नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे मशीन्स आ गई थी, तो इसीलिए वो सिटी की तरफ माइग्रेट कर गए। सिटी में इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, नई नई इंडस्ट्रीज लगी थी, वहाँ पे जो लेबर का रिक्वायरमेंट था वो इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो गई थी। विलेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई थी, अब सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई थी, तो लोग ज़्यादा जॉब के लिए सिटी में आने लगे और लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा भी आने लगा, तो इसीलिए उस पैसे को खर्च करने के लिए मार्केट प्लेस भी डेवलप हो गई थी। लोगों के पास जब मनी आता है तो वो ऑलरेडी उन्हें खर्च ज़रूर करते हैं, तो इसीलिए मार्केट प्लेस भी डेवलप हुआ। मार्केट प्लेस के साथ साथ आयरन की कमर्शियल बिल्डिंग्स वहाँ पे डेवलप हुई थी, कल्चरल और रिलीजियस बिल्डिंग्स भी आयरन की डेवलप हुई थी, और आयरन का एग्जीबिशन बिल्डिंग भी डेवलप हुई थी। तो ये बहुत सारे ऐसे यूजेस थे आयरन के उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जब आयरन का बहुत अच्छा सा यूज़ जब निकल के आया था। तो हम देखेंगे कुछ आयरन ब्रिजेस जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बने थे, जैसे कि यहाँ पे 3 बहुत फेमस ब्रिज हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के जो आयरन के हैं, जैसे ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क में है ये, ब्रुकलिन शहर में एक
एक और ब्रिज है जैसे क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज, ये ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में है। ये सब ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के ब्रिजेज हैं। एक लंदन का बहुत फेमस लैंडमार्क दैट इज टावर ब्रिज लंदन। तो ये जितने भी पॉपुलर ब्रिज हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम के ब्रिज हैं, और यहाँ पे स्टील का काफ़ी यूज़ किया गया है क्योंकि ऑलरेडी अब नया नया स्टील डेवलप हुआ था, तो यहाँ पे ब्रिजेस ज़्यादातर बनाए थे। उसके बाद आयरन के रेल रोड स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे डेवलप किए थे आयरन के। तो पहला है सेंट्रल रेल रोड स्टेशन न्यू कैसल टाइन इंग्लैंड में, और एक और स्टेशन है दैट इज सेंट पैंक्रेस स्टेशन लंदन। ठीक है, तो ये दो बहुत फेमस रेलवे स्टेशन हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे स्टील का यूज़ करते हुए बनाया था। देखो सेंट पैंक्रियास जो स्टेशन थे यहाँ पे स्टील का आर्च का यूज़ किया गया है, और एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया था रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यहाँ पे यूज़ करने के लिए। कुछ आयरन की मार्केट प्लेस भी बनाई गई थी, जैसे कि कवर्ड मार्केट प्लेस बर्लिन में था, ये 1865 से 1868 के बीच में बनाया गया था, और सिटी मार्केट हॉल पेरिस में बनाया गया था। गैलेरिया विक्टोरो ये मिलान सिटी में, गैलेरिया विक्टोरो ये एक बहुत फेमस प्लेस है मार्केट प्लेस जो आयरन की बनी थी। देखो कवर्ड मार्केट प्लेस जो बर्लिन का था वो कुछ इस टाइप से था, लेकिन जो गैलेरिया विक्टोरो इमैनुअल मिलान सिटी में ये एक मार्केट प्लेस है, ये टाइप का मार्केट प्लेस है जिसको स्टील और ग्लास दोनों की यूज से बनाया गया है। तो प्लान में कुछ ये इस टाइप से देखने को मिलता है। ये सेंट्रल जो स्पेस है ये ऑक्टागोनल सेंट्रल स्पेस है, यानी कि इसकी 8 साइड है, और यहाँ पर एक ग्लास डोम है, राइट। ये वाला जो ग्लास डोम हम देख रहे हैं ये सेंट्रल ग्लास डोम है, और इस डोम से कनेक्टेड है ये 4 मेन स्ट्रीट। ये 4 जो मेन स्ट्रीट है ये सेंट्रल में आके मर्ज होती हैं इस ग्लास डोम के ऊपर, और ये स्ट्रीट भी कंप्लीट आर्चीज यहाँ पे लगी हुई है, ग्लास की आर्चीज, जैसा इमेज में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कंप्लीट मार्केट प्लेस बनाया गया था स्टील और ग्लास का यूज़ करते हुए 1861 में। ठीक है, तो 1861 में ये मार्केट प्लेस बनाया गया था। ये उस टाइम का काफ़ी पॉपुलर मार्केट प्लेस था। एक और हमें पॉपुलर बिल्डिंग जो देखने को मिलती है दैट इज़ क्रिस्टल पैलेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं और उसमें ग्लास और स्टील का जब यूज़ होता है तो एक बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है दैट इज़ क्रिस्टल पैलेस। तो मेनली क्रिस्टल पैलेस क्या था, ये एक टाइप से एग्जीबिशन सेंटर था। ये 3 फ्लोर का एग्जीबिशन सेंटर था, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक 3 फ्लोर का एग्जीबिशन सेंटर था, और एक कंप्लीट ग्लास का बना हुआ था, राइट। तो एक कंप्लीट ग्लास का एक बिल्डिंग थी, तो दैट्स वाई इसको हम क्रिस्टल पैलेस कहा करते हैं। और ये एक एग्जीबिशन सेंटर था, और ये एग्जिबिट क्या किया करता था, जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को उसका एक ये टाइप से म्यूज़ियम था ये। ठीक है, तो ये एक लंदन में म्यूज़ियम है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर जितनी भी टेक्नोलॉजीज नई नई डेवलप हुई थी तो उसको यहाँ पे एग्जिबिट किया करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1851 में कंप्लीट हुआ था, और अभी का जो स्टेटस है ये डिस्ट्रॉयड, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, ये एग्जीबिशन पैलेस है, मतलब जहाँ पे एग्जिबिट होता है, काइंड ऑफ म्यूजियम आप इसको समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ये इसके कुछ प्लान्स हैं, और ये एलिवेशन है क्रिस्टल पैलेस का। तो ये बहुत एक लंबा प्लान है, यानी कि एक लेंथ में ये पैलेस ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है, और ये 3 फ्लोर का ग्लास पैलेस है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आर्किटेक्चर पर इम्पैक्ट आया था। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।